गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल एकेडमी। बेटा आज हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर सप्लाई। ओके, हमने डिमांड का चैप्टर जो था वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज सप्लाई। सप्लाई का आज फर्स्ट क्लास है। सी, जैसे हमने डिमांड पढ़ा था, डिमांड एंड सप्लाई आर मींस टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। वो कॉइन जो डिटरमाइन करता है प्राइस। प्राइस डिटरमाइन होता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। जनरली जो हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर प्राइस डिटरमाइन होता है विद द मार्केट, विद द हेल्प ऑफ मार्केट फोर्सेस। और वो मार्केट फोर्सेस हमारे लिए डिमांड एंड सप्लाई है। ठीक है, मार्केट फोर्सेस, डिमांड जो पार्ट था हमने पढ़ा। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सप्लाई। होता क्या है सप्लाई? ठीक है, सप्लाई के कंसेप्ट्स क्या हैं? इट इज समथिंग पैरेलल टू डिमांड। जैसे हमने कंप्लीटली डिमांड पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही वही टॉपिक्स हमको सप्लाई में पढ़ने हैं। इन दोनों के बीच में जो एक बहुत बड़ा फर्क है वो ये है कि डिमांड नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करता है प्राइस से, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड डाउन जाएगा। वाइल एज सप्लाई जो है वो बिल्कुल प्राइस के हिसाब से चलता है। प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेगा सप्लाई घटेगी, समथिंग लाइक दैट सॉर्ट। क्यों होता है, कैसे होता है, वो सारी बातें हम लोग आज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। आज की हमारी क्लास दैट इज सप्लाई। ओके, सो सबसे पहले तो हमको समझना है कि सप्लाई होता क्या है। बेटा सप्लाई कौन करता है? जैसे डिमांड कंज्यूमर करता है, वैसे सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर। ओके, सप्लाई, the concept relates to producer or seller, whatever you want to say। सप्लाई हमारा करता है प्रोड्यूसर या फिर आप कहेंगे सेलर करता है। ठीक है, कब वो लोग सेल करते हैं, कितना सेल करते हैं? द क्वांटिटी। सप्लाई करने के अंदर उनको क्या चाहिए होता है? दे वांट अ प्राइस एट अ पर्टिकुलर प्राइस, अ पर्टिकुलर क्वांटिटी दे सप्लाई। गेटिंग? at a particular price they supply a particular quantity which is already fixed। कब, कैसे, क्यों करते हैं वो समझने के लिए हमको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। हमको एक्चुअली तीन कंसेप्ट्स है, उनको कंपेयर करना पड़ेगा। फर्स्ट इज हमारा सप्लायर या फिर जो सेलर है वो सबसे पहले क्या करता है? प्रोडक्शन। देन प्रोडक्शन का जो सारा माल है वो कहाँ जाता है? बनता है स्टॉक, और फिर होता है सप्लाई। सो जनरली आपको पता होगा, आपने ऐसा सुना होगा कि स्टॉक एंड सप्लाई, आपने सिनोनिमसली हम लोग इंटरचेंजेबली वर्ड यूज कर लेते हैं। स्टॉक मतलब सप्लाई, सप्लाई मतलब स्टॉक ले लेते हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, आपको इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होने, अब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, यू आर एन इकोनॉमिक्स स्कॉलर, तो आपको इनके बीच का डिफरेंस समझना पड़ेगा। स्टॉक अलग होता है, सप्लाई अलग होता है। माइन्यूट सा डिफरेंस है, क्या है? देखो, प्रोडक्शन मतलब होता है कि वो क्वांटिटी जो सेलर प्रोड्यूस कर रहा है, उसके फैक्ट्री के अंदर जो माल बन रहा है, ठीक है, मतलब क्वांटिटी गेटिंग प्रोड्यूस्ड, ये वो क्वांटिटी है जो प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे उसको प्राइस के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन वो प्रोडक्शन किसके हिसाब से करेगा? अगर आप अपने दिमाग के अंदर सोच के चलो कि अगर आप एक प्रोड्यूसर हो तो आप कब प्रोडक्शन करोगे और कितना प्रोडक्शन करोगे? क्या आपके दिमाग के अंदर एक बार भी ये पॉइंट नहीं आएगा कि जितनी मार्केट में डिमांड है उतना ही प्रोडक्शन हम करेंगे? डिमांड को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन करेंगे। कैन आई से दैट? बिकॉज आप अगर प्रोडक्शन करे चले जा रहे हो, मार्केट में वो कोई खरीद नहीं रहा है, तो प्रोडक्शन करने का कोई मतलब नहीं बनता। कितना प्रोडक्शन करना चाहिए वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेट करता है विद द डिमांड। ठीक है, ऐसे कि डायरेक्टली रिलेट करता है विद द डिमांड। हर एक बंदा पहले डिमांड को ध्यान में रखते हुए, या तो डिमांड ऑलरेडी है या फिर वो डिमांड क्रिएट करवा रहा है, व्हाटएवर, लेकिन प्रोडक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू माय डिमांड। ठीक है, कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं एज पर डिमांड। डिमांड का कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, द क्वांटिटी डिमांडेड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, नाउ स्टॉक क्या होता है? प्रोडक्शन करने के बाद आप माल को क्या करते हैं? स्टॉक करते हैं। द प्रोड्यूस्ड गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है,
मतलब ये वो गुड्स हैं जो आप बेच सकते हो, अवेलेबल है सेल के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेलर है उनको सेल कर रहा है। ठीक है, गोडाउन के अंदर माल पड़ा है, मुझे नहीं बेचना है। ठीक है, आई एम अ सप्लायर, मुझे माल नहीं बेचना है, वो मेरी मर्जी है। ठीक है, सो स्टॉक और सप्लाई के बीच का फर्क क्या है? स्टॉक और सप्लाई के बीच का सिर्फ इतना ही फर्क है। देखो यहाँ पे सप्लाई का मतलब सबसे पहला फीचर आता है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, दूसरा एक सबसे पहला है अवेलेबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी या फिर अवेलेबिलिटी। देन सेकंड इज विलिंगनेस ऑफ द सप्लायर, विलिंगनेस और डिजायर, जो भी आप कहें, डिजायर ऑफ द सेलर टू सेल, बेचने की इच्छा उसकी होनी चाहिए। तो उसकी इच्छा क्यों बेचने की नहीं होगी? मे बी इज नॉट गेटिंग द परफेक्ट प्राइस एट अ पर्टिकुलर प्राइस, at a particular time, मतलब स्टॉक का कंसेप्ट कितना है? अवेलेबल फॉर सेल हो गया, मतलब वो स्टॉक हो गया, लेकिन सप्लाई बनने के लिए उसको ये सारी चीजें भी फुलफिल करनी पड़ेंगी। मतलब पहला तो वो अवेलेबल होना चाहिए, दूसरा सेलर की विलिंगनेस होनी चाहिए, वो माल बेचने के लिए राजी होना चाहिए उस प्राइस पे और उस टाइम पे। ना कमिंग टू एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के आप जाते हो किसी शॉप के ऊपर, आपको फॉर एग्जांपल एक जीन्स खरीदनी है। ठीक है, आपको जीन्स खरीदना, आपको पसंद आ गई है, डमी के ऊपर लगी हुई थी, डमी ने जीन्स पहनी हुई थी, आपको पसंद आ गया, आपने बोला कि मुझे ये वाली जीन्स चाहिए। सेलर ने मना कर दिया, शॉपकीपर ने मना कर दिया कि ये वाली नहीं, इससे जो इससे मिलती जुलती एक जीन्स है वो हम बेचेंगे, ये तो सिर्फ शो पीस है, हम इसको नहीं बेचेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि वो गुड्स था, ठीक है, अवेलेबल फॉर सेल था, लेकिन वहां पे सेलर बेचने के लिए तैयार नहीं था। तो क्या आप उससे लड़ सकते हो कि फिर आपने क्यों उसको पहना रखे? नो, सेलर हैज ऑल द राइट टू सेल इट और नॉट। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल आपने बोला कि वो जीन्स 2000 की थी, चलो वो बेचने के लिए तैयार भी हो गया, अवेलेबल भी है, जीन्स अवेलेबल भी है और वो बेचने के लिए तैयार भी है। ठीक है, आपने बोला कि मैं 1500 रुपए में खरीदूंगी। ठीक है, सामने वाले ने क्या बोला? शॉपकीपर ने बोला कि नहीं, 2000 से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। ठीक है, तो सामने वाले ने मना कर दिया कि वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे बेचेगा, आपने बोला कि मैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदूंगी, दोनों का जो डिमांड और सप्लाई दोनों मैच नहीं किया, तो वहां पे सेल होगा ही नहीं, वहां पे सेल कंक्लूड होगी ही नहीं। व्हाई? बिकॉज आप जो प्राइस कह रहे हो सामने वाला नहीं समझ रहा है, और सामने वाला जो प्राइस कह रहा है वो आप नहीं समझ रहे हो, तो यहाँ पे सेल होगी ही नहीं। व्हाई? बिकॉज ही इज विलिंग टू सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस। ठीक है, ना फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा ना एक बेकरी शॉप है। ठीक है, आई सेल केक्स एंड पेस्ट्रीज एंड ऑल दैट, आई ओन अ बेकरी। अब किसी फ्रेंड का बर्थडे था। ठीक है, मेरे को एक फोन आया, आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे था, आपने मुझे फोन किया, आई एम द बेकरी ओनर, मतलब बेकरी शॉप के मैं ओनर हूँ, और आपने मेरे को फोन करके बोला कि मुझे एक केक चाहिए। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, मेरा वही काम है, लेकिन जब मैंने वॉच में देखा तो रात के 12 बज रहे थे, मतलब 11:30 बजे थे। आपको 12 बजे अपने फ्रेंड को विश करने के लिए याद आया, तो आप मेरे को 11:30 बजे फोन करके बोल रहे हो कि अपनी बेकरी की दुकान खोल के मुझे केक दो। सो दैट इज यूजलेस। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टाइम मैं सेल करना चाहती हूं, लेकिन एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, सो इट सेज कि सेलर हैज टू फुलफिल ऑल दीज डिटेल्स, विलिंगनेस, पर्टिकुलर प्राइस एंड पर्टिकुलर टाइम। ये सारा जब फुलफिल होता है तब सेल कंक्लूड होती है, और तब जो मेरा सेलर है, सेल कंक्लूड नहीं कर रहे हम लोग, खरीदने की बात नहीं कर रहे, कि हमारा सेलर बेचने के लिए तैयार होता है। ठीक है, यहाँ पे सेलर सिर्फ बेचने के लिए तैयार हो रहा है, सेल हो गई ऐसा नहीं मैं बोल रही। सेल इज समथिंग एल्स। सेल इज व्हेन जो डिमांड करने वाला है और जो सेलर है वो दोनों अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर राजी हो जाएं, वो दोनों ही एक पॉइंट के ऊपर दोनों का ही जो ओपिनियन है वो मैच कर जाए, तब होती है वहां पे सेल कंक्लूड। हम लोग सेल की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ सप्लाई की बात कर रहे हैं कि वो माल बेचने के लिए सेलर रेडी कब होगा,
जब वो अवेलेबल होगा उसकी डिजायर होगी, उसकी विलिंगनेस होगी बेचने की, और किस प्राइस के ऊपर, और टाइम एज पर हिज डिसीजन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इतने फैक्टर्स लेके चलेंगे सप्लाई के लिए कि किस टाइम के ऊपर हमारी सप्लाई कंक्लूड होगी। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है ना, अवेलेबिलिटी का मतलब है कि स्टॉक के अंदर रेडी है ना। फॉर एग्जांपल कि मेरे को ऑर्डर आया 500 जीन्स का, लेकिन मेरे पास स्टॉक के अंदर सिर्फ 200 पड़ी है, तो मैं चाह के भी नहीं बेच सकती। आई हैव विलिंगनेस बट आई डोंट हैव अवेलेबिलिटी। सो अवेलेबिलिटी अलग है, विलिंगनेस अलग है। अवेलेबल है मेरे पास 500 जीन्स, लेकिन मैं नहीं बेचना चाहती, क्यों ना। फॉर एग्जांपल कि मेरे को अगर मैं सारी की सारी जीन्स अभी बेच दूंगी तो मैं पूरे महीने और क्या बेचूंगी। मेरा प्रोडक्शन जो माल आने में टाइम लगेगा 1 महीने का, मैं फिर पूरे महीने क्या बेचूंगी। तो मैंने मना कर दिया कि मैं पूरे 500 नहीं बेचूंगी, चाहिए तो मेरे से 200 लेके जाओ। ठीक है, मतलब क्वांटिटी एंड प्राइस, पर्टिकुलर प्राइस, पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर क्वांटिटी। क्वांटिटी भी सेलर डिसाइड करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है यू कैन कमेंट मी और आस्क मी, अगर नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेरी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। एज लाइक डिमांड, सेम वे सप्लाई को भी हमारे इफेक्ट करने वाले 2 फैक्टर्स हैं। 2 फैक्टर्स नहीं है, द फैक्टर्स वी हैव कैटेगराइज्ड इन 2 कैटेगरी। इट्स लाइक फैक्टर्स, सप्लाई क्या होता है हमने देखा, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम production and stock. Now we are seeing factors affecting supply. We have categorized it in 2 parts. First is price of the commodity. जो commodity की supply की बात हो रही है उसका खुद का price of the commodity. Okay, then next it says, next किस चीज की बात हो रही है बेटा, यहाँ पे अदर फैक्टर्स। सेम वे यहाँ पे हमने बाकी सारे फैक्टर्स को अलग कैटेगरी में ले लिया, दैट इज अदर फैक्टर्स देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अदर फैक्टर्स के अंदर क्या क्या आते हैं, सबसे पहला आता है इसके अंदर देखो, इट सेज प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर कॉस्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कौन से, ये कौन से फैक्टर की बात हो रही है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उनकी कॉस्ट कितनी है, मतलब आप जब प्रोडक्शन करने जा रहे हो तो आपको भी कुछ फैक्टर्स लगेंगे जिससे आप प्रोडक्शन कर पाओगे। रॉ मटेरियल है, फिर लेबर है, फिर कैपिटल है, ये सारी चीजें लगती हैं, तो उनकी कॉस्ट आपको कितनी पड़ रही है उसके हिसाब से आप डिटरमाइन करते हैं सप्लाई। देन नेक्स्ट इट सेज, देखो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। थर्ड इट सेज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस। Then it says number of sellers in the market, मतलब competition, competitors कितने हैं, number of sellers in the market, then other, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काम लगते हैं, एक एक करके बात करते हैं। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, सप्लाई मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी में कितनी मार्केट के अंदर बेचने के लिए रेडी हो रही हूँ। ठीक है, दैट इज व्हाट सप्लाई इज। सो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, देखो प्राइस का और सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। व्हाट इट मींस डायरेक्ट रिलेशनशिप इज लाइक, देखो प्राइस ऑफ द कमोडिटी अगर बढ़ता है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, अगर जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी। क्यों? अब आप अपने आप को सेलर मान के देखो, अब आप अपने आप को क्या मान के देखो, सेलर मान के देखो। जनरली क्या होता है मार्केट के अंदर कि जब जिस चीज की का प्राइस बढ़ रहा होता है, ठीक है, तो लोग ज्यादा बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं टू अर्न अ हायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। उनको ऐसा लगता है कि ज्यादा प्राइस मतलब ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो जितना ज्यादा प्राइस होता चला जाता है उतना ही वो ज्यादा क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब वो क्वांटिटी जो उन्होंने स्टॉक में रखी हुई थी वो भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। दिस इज पर्टिकुलरली, इट मींस
Price of the commodity as it increases, the quantity also increases. Quantity of supply also increases. Okay. Then चलो ये तो हमने प्राइस के लिए समझ लिया. अब अदर फैक्टर्स के अंदर एक एक करके समझते हैं. फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट मैंने आपको बताया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से. वी हैव 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. लैंड मतलब जो रेंट है अगर वो बढ़ जाता है, आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाता है, लेबर महंगी हो जाती है, या फिर आपका जो कैपिटल आपने जो पैसा ले रखा है उसके ऊपर आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो महंगा हो जाता है, तो वो सारा डिटरमाइन करता है मेरी सप्लाई को. अगर फैक्टर कॉस्ट महंगी हो जाती है मतलब जो प्रोडक्शन में कर रहे हैं, देखो कभी भी सेल करने के लिए मेरे को 2 चीजें का ध्यान में रखना पड़ता है. कॉस्ट के अंदर मैं क्या मिलाती हूँ? प्रॉफिट. और उस अमाउंट के ऊपर मैं क्या करती हूँ? सेल. ठीक है. सेल इसको मैं क्या बोलती हूँ? दिस इज माई प्राइस. गेटिंग माई पॉइंट? इस प्राइस के ऊपर मैं सेल करती हूँ. मैं जनरली लेमैन लैंग्वेज के अंदर अगर बात करूं तो मैं सेल को ही क्या बोलती हूँ? सेलिंग प्राइस को मैं अपना प्राइस बोलती हूँ. ठीक है. वाइलेस कॉस्ट इज माई कॉस्ट. वो जो मैंने सप्लाई करने के लिए गुड निकाला है वो कितने में बन के रेडी हुआ है, दैट इज इट्स कॉस्ट. नाउ फॉर एग्जांपल उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और उसके अंदर अपना एक छोटा सा प्रॉफिट मार्जिन हम लोग ऐड करते हैं और फिर हम लोग उस प्राइस के ऊपर सेल करते हैं. ठीक है. नाउ इमेजिन आपका प्राइस सेम है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपका प्राइस है 50 रुपीज. 50 रुपीज के अंदर बिकता है और कॉस्ट प्राइस पहले था 40 रुपए और आप 10 रुपए का प्रॉफिट उसके ऊपर लगा के 50 रुपए में बेच रहे थे. ठीक है. लेकिन अगर अब फैक्टर कॉस्ट महंगा हो गया, कुछ भी इसके अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से कोई भी चीज महंगी हो गई, लेबर महंगी हो गई, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, कुछ भी हो गया, तो अब जो मेरा गुड्स है वो कितने में बन के तैयार होता है? दैट इज इन 45 रुपीज. प्रॉफिट का मार्जिन मैं बढ़ा नहीं सकती. ठीक है. प्रॉफिट का मार्जिन नहीं बढ़ रहा है, मेरा जो प्राइस है वो 55 हो गया है. गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑब्वियस सी बात है कि हम क्या करेंगे? सप्लाई कम करने की कोशिश करेंगे. व्हाई? बिकॉज अब हमको जो प्रॉफिट है, तो यहाँ पे ना आप प्राइस नहीं बदल सकते, तो आपको अपना प्रॉफिट ही बदलना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट, कंपटीशन ज्यादा है, आपका यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, तो आप क्या करोगे? आप ऑलरेडी सप्लाई करना कम कर दोगे. आप ऑलरेडी सप्लाई आपकी कम हो ही जाएगी. व्हाई? बिकॉज जो पैसा आपने लगा रखा है, पहले आपने फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए लगा रखा था और आप 50 यूनिट्स बना रहे थे, तो आप 2 लाख रुपए में, क्यों? क्योंकि आपकी कॉस्ट बढ़ गई, इस वजह से अब आप फॉर एग्जांपल के 2 लाख रुपए में आप फॉर एग्जांपल 30 यूनिट से बना पाएंगे, तो आपका जो सप्लाई है ऑलरेडी कम हो जाएगा. ठीक है. सो दैट वे हम लोग कह सकते हैं कि जैसे ही फैक्टर कॉस्ट बढ़ता है आपका सप्लाई कम हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट घटेगा तो आपका सप्लाई भी बढ़ जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट? अगर ये 40 रुपीज से 35 रुपीज हो जाए तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना हो जाएगा? 15 रुपीज. ठीक है. तो आप ज्यादा सेल करेंगे. फैक्टर कॉस्ट. देन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए. लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो प्रोडक्शन करने की जो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए तो आपका कॉस्ट कम लगेगा और कम कॉस्ट के साथ आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो पाएगा. तो अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी वो इंप्रूव होती है तो सप्लाई बढ़ेगी, और अगर टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होती है, खराब हो जाती है या फिर आउटडेटेड हो जाती है, ऑब्सोलीट मतलब टेक्नोलॉजी के लिए वर्ड यूज किया जाता है व्हेन इट्स गेट आउटडेटेड, पुरानी हो जाती है, तब उसको क्या बोलते हैं? इट गेट्स ऑब्सोलीट. टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होने के साथ आपका प्रोडक्शन जो है वो भी कम हो जाएगा. देन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस. फ्यूचर के अंदर अगर प्राइस बढ़ने वाला है तो सेलर क्या करेंगे? स्टॉक कर लेंगे माल, फ्यूचर में बेचेंगे ऑब्वियसली. देन अगर आपको लगता है कि फ्यूचर के अंदर प्राइस डाउन होने वाला है तो क्या करेंगे? सेल लगाओ और पैसा मतलब ज्यादा माल बेचो. फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ने वाला है तो फ्यूचर में बेचेंगे, जहां पे आपको ज्यादा प्राइस मिलेगा वहां पे बेचोगे. फ्यूचर में अगर ज्यादा प्राइस मिलेगा तो आप फ्यूचर में बेचोगे, अभी स्टॉप कर दोगे सप्लाई. अगर फ्यूचर में कम प्राइस मिलने वाला है तो आप अभी फटाफट से ज्यादा सेल करने लग जाएंगे. देन नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट. मार्केट के अंदर अगर बहुत सारे सेलर्स हैं, ठीक है, अगर बहुत सारे सेलर्स हैं तो ऑब्वियसली बात है कि सप्लाई ज्यादा रहेगी. मार्केट के अंदर अगर आपके सेलर्स कम हैं तो सप्लाई कम रहेगी. एंड इट डिपेंड्स आल्सो ऑन द कंपटीशन कि मार्केट के अंदर अगर सेलर्स ज्यादा है या फिर कम है, आपका मार्केट के अंदर कंपटीशन कैसा है, तो उसके हिसाब से भी डिटरमाइन करेगा कि आपकी सप्लाई कैसी रहेगी. अदर फैक्टर्स जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, नेचुरल कैलेमिटीज, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? इट डिपेंड्स इट अफेक्ट्स माय सप्लाई. फॉर एग्जांपल अभी कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों के गोडाउन्स के अंदर स्टॉक भर के रखा है बट दे आर नॉट एबल टू सप्लाई इट. ठीक है. तो ये क्या आ जाते हैं मेरे अदर फैक्टर्स के अंदर चले जाते हैं
कि ये सारी चीजें भी अफेक्ट करती हैं माय सप्लाई। ओके, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि चाइना से टीवी नहीं खरीदना है, तो जो चाइना के टीवी की सप्लाई है वो कम हो गई, बंद हो गई, ठीक है। सो अदर फैक्टर्स आल्सो डिटरमाइन माय सप्लाई के मैं कितनी क्वांटिटी की सप्लाई कर पाऊंगी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हम लोग अब बात करते हैं बेटा सप्लाई फंक्शन की, और फिर देखते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। व्हाट इज द सप्लाई फंक्शन? डिमांड फंक्शन की तरह सप्लाई फंक्शन भी ऐसा ही होता है बेटा, हमने जो देखा था। इट इज अ मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन, इट इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड इट्स फैक्टर्स। फैक्टर्स को हम लोग डिटर्मिनेंट्स भी बोलते हैं। इट इज अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? दिस इज सप्लाई फंक्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सप्लाई फंक्शन इज इक्वल्स टू फंक्शनल रिलेशन बिटवीन। फंक्शनल रिलेशन का मतलब क्या होता है कि सप्लाई किस तरह से फंक्शन करेगी बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स, ठीक है। तो फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इट्स डिटर्मिनेंट्स, दैट इज प्राइस ऑफ द सप्लाई, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जिस कमोडिटी की सप्लाई की बात हो रही है उसका खुद का प्राइस। देन वी हैव टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। देन प्राइस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस, future expectation of change in price, then number of sellers, then we have other factors. Okay, so ये हमारे कुछ factors हैं जो determine करते हैं हमारा, and then cost of production is also one. Okay, so there we have cost of production and other factors. So ये सारे factors से हमारा supply किस तरह से related है, किस तरह से function करेगा, मतलब इनमें से किसी में अगर चेंज आएगा तो हाउ वुड सप्लाई रिएक्ट, ठीक है। सो दिस इज माय सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन शोज मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड इट्स डिटरमिनेंट्स, ठीक है। नाउ हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? लॉ ऑफ सप्लाई। एज लाइक लॉ ऑफ डिमांड, सेम वे लॉ ऑफ सप्लाई चलता है, जस्ट द डिफरेंस इज पॉजिटिव रिलेशनशिप है यहाँ पे। लॉ ऑफ सप्लाई सेज, देखो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? स्टेटमेंट। हम लोग सबसे पहले इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? हम लोग यहाँ पे उसको डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। इट सेज, मतलब लैंग्वेज क्या बोलता है कि सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी is directly related to its price, other things या other factors being constant। यहां पे भी आप अज्यूम कर रहे हो कि अदर जो फैक्टर्स हैं, जो अदर डिटर्मिनेंट्स हैं सप्लाई के, वो सारे के सारे कांस्टेंट हैं, और उसके सामने जो आपका प्राइस और सप्लाई डायरेक्टली रिलेटेड है। मतलब कैसे? जैसे मैंने अभी आपको बताया था, दिस इज क्वांटिटी एंड दिस इज प्राइस, ठीक है। दिस इज सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई, यू कैन से दिस इज क्वांटिटी सप्लाई। दिस इज सप्लाई शेड्यूल, ठीक है। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? शेड्यूल, ठीक है। सो एज लाइक प्राइस इज इंक्रीजिंग, supply is also increasing. For example, it was 50 units, 50 quantity which was supplied, then 60, then 70, then 80, whatever you can relate it। however कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगा, ठीक है। सो दिस इज माय सप्लाई शेड्यूल एंड दिस शोज द लॉ ऑफ सप्लाई। नाउ इसको मैं ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट कर सकती हूँ? ग्राफिकली इसको कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल इसको ना हम लोग गैप पे ले लेते हैं, गैप पे ले लेते हैं, जैसे 50, 100, 150 एंड 200। ओके,
फॉर ईज ऑफ प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इसका कैसा होगा, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज माय ओरिजिन. अगेन y एक्सिस के ऊपर कौन सा वेरिएबल, प्राइस रहेगा. प्राइस इज 10, 20, 30, 40, 50. Okay, this is what this shows the price of the commodity, while on x axis the quantity demanded, quantity supplied. This is 50, let's take it. Okay, 100 and 150 and 200. Because of positive relationship, बेटा ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा. पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जब भी पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है दो वेरिएबल्स के बीच में, तब ग्राफ कैसा बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग बनता है और पॉजिटिव बनता है. ठीक है, डिमांड का ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग था, ऐसे गिरता हुआ था, इसका अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा. क्यों, देखो प्राइस 10 है, क्वांटिटी सप्लाइड 50 है. हियर प्राइस 20, 100, क्वांटिटी इज 100. 150, 30 प्राइस के ऊपर 150 क्वांटिटी है, देन 240 प्राइस के ऊपर 200 क्वांटिटी है. ओके, you can yourself see this is my supply. upward sloping है, ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है. this is my supply, this is my supply graph. so this is my descriptive representation, tabular representation and diagrammatic representation of law of supply, which it says assuming other factors do not change, बाकी जितने भी factors है, other determinants determining supply does not change, the supply of a commodity is directly related to its price. मतलब as the price rises, supply rises, price falls, supply falls. Okay, price देखो जैसे 40 से 10 जा रहा है, वैसे आपका जो quantity supplied है वो कम जा रहा है. So the same way it says, and that's why the graph is positively sloped, upward sloping. Are you getting my point? तो ये हमारा बेटा लॉ ऑफ सप्लाई था. अच्छा, अगर आपको कोई पूछे कि assumptions क्या है लॉ ऑफ सप्लाई के, लॉ ऑफ सप्लाई के assumptions डायरेक्टली क्या क्या है, जो अदर फैक्टर्स हैं दैट डू नॉट चेंज, यही तो उसके assumption है कि अदर फैक्टर्स डू नॉट चेंज. तो अदर फैक्टर्स कौन कौन से बेटा, अदर फैक्टर्स दैट इज लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस. ठीक है, फिर हमारा आता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज है, नेचुरल कंडीशंस है, ये सारी चीजें सेम रहती हैं, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है. तो हमारा जो सप्लाई है वो कैसा रहेगा, वो प्राइस के साथ कुछ डायरेक्टली रिलेटेड रहेगा. अगर अदर फैक्टर्स चेंज आएंगे तो लॉ ऑफ सप्लाई विल बी डेड, लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट नहीं करेगा. दिस इज assumption of these are assumptions of law of supply. दैट assumption का मतलब समझते हो कि आपने मन ही मन क्या assumption बना रखी है, आप मन ही मन क्या सोच रहे हो. तो हम मन ही मन ये सोच रहे हैं कि अदर फैक्टर्स चेंज नहीं हो रहे हैं, तब लॉ ऑफ सप्लाई ऐसा चल रहा है. ठीक है, सो नाउ कमिंग के क्या लॉ ऑफ सप्लाई कभी भी डेड हो सकता है, क्या लॉ ऑफ सप्लाई कब कब काम नहीं करता है, दैट इज नोन एज माय, मतलब लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर अदर फैक्टर्स तो चेंज नहीं हो रहे हैं, अदर फैक्टर्स तो सेम टू सेम ही हैं. ठीक है, लेकिन तो भी क्या कुछ एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ सप्लाई के. यस, लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शंस क्या क्या हैं. सबसे पहला, इफ इट इज रेयर गुड, इफ इट इज रेयर गुड्स. नाउ फॉर एग्जांपल, अगर वो गुड्स ही रेयर है, अपने आप में ही रेयर है, चाहे कितनी भी आप कितना भी प्राइस बढ़ा लो, सप्लाई बढ़ ही नहीं सकती है. व्हाई द गुड्स आर रेयर, गुड्स आर नॉट अवेलेबल, आपको नेचुरली अवेलेबल ही नहीं है, वो गुड्स रेयर है. फॉर एग्जांपल कोई किसी आर्टिस्ट ने पेंटिंग बनाई है, मोनालिसा की पेंटिंग, कितना भी प्राइस दे दो, वो एक ही पेंटिंग है, कोई एक ही जना खरीद सकता है. ठीक है, हर एक बंदा नहीं खरीद सकता. जो ओरिजिनल मास्टरपीसेस हम लोग कहते हैं ना, वो एक ही है, ताजमहल एक ही है, कितना भी प्राइस दे लो नहीं बिक सकता. ठीक है, सो दिस इज व्हेन द गुड्स आर रेयर, दे आर नॉट अवेलेबल, उनकी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है, एंड दे आर इन नेचुरल, दे आर रेयर. गोल्ड है, पर्ल्स है, डायमंड्स है, रेयर हैं, तो उनका प्राइस और उनकी क्वांटिटी के साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं होगा. अदर फैक्टर्स का तो छोड़ो, लेकिन प्राइस मतलब लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाता है. प्राइस ऑफ सप्लाई का भी आप, प्राइस ऑफ क्वांटिटी का भी आप कोई रिलेशन नहीं रख सकते हैं. दिस इज वेयर योर लॉ ऑफ सप्लाई फेल्स. सेकेंडली, इफ इट इज अ पेरिशेबल गुड्स,
पेरिशेबल गुड्स का मतलब क्या होता है? वो गुड्स जो जल्दी से खराब हो जाते हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, वो गुड्स जो सड़ जाते हैं, मतलब वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, मिल्क है, तो इन सब चीजों को आप बहुत ज्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते हो। सो यू कांट से कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो ही हम लोग बेचेंगे। आपको जो क्वांटिटी है उसको निकालना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस। लेकिन आज की डेट के अंदर हम इस चीज को ओवरकम ऑलमोस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोरेज। हमारे पास कोल्ड स्टोरेज की अवेलेबिलिटी है, जिसकी वजह से हम लोग जब चाहे जो सप्लाई का जो कंसेप्ट है उसको चेंज कर सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल आजकल आप देख रहे होंगे कि जो सीजन के बाहर वाले फ्रूट हैं, मतलब दोज फ्रूट्स विच आर नॉट एज पर द सीजन, वो भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगो है, आपको हर सीजन के अंदर मिल सकता है। डिटरमाइनिंग उनका प्राइस बदलता रहता है। इफ इट इज नॉट सीजन महंगे मिलेंगे, अगर सीजन है तो सस्ते मिलेंगे। Why? Because of the availability of cold storage। तो पेरिशेबल गुड्स का जो लिमिटेशन है हम लोग कई हद तक ओवरकम कर चुके हैं, बट इट इज स्टिल देयर। ठीक है, इट इज स्टिल देयर। अगर कोई सब्जी वाला है बैठा है तो लास्ट में जब वो पूरा दिन खत्म करके जा रहा है तो वो सस्ते में माल निकाल ही देता है। Why? बिकॉज उसको घर जाके वो सारे की सारी सब्जी फिर गाय को डालनी पड़ेगी, उसको उसका कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। सो दिस इज अ कॉमन कॉल कि पेरिशेबल गुड्स जो हैं उसके ऊपर लॉ सप्लाई काम नहीं करता। ज्यादा प्राइस होगा तो सप्लाई ज्यादा करेंगे, हाँ, लेकिन एक स्टेज के बाद अगर वो खराब होने वाले हैं तो आपको कम प्राइस के ऊपर भी ज्यादा क्वांटिटी निकालनी पड़ सकती है। दिस इज द एक्सेप्शंस फॉर द लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे। आज की क्लास में हम लोग इतना कवर अप करेंगे। कल नेक्स्ट जो हम क्लास लेंगे उसके अंदर हम लोग चेंजेस इन सप्लाई पढ़ेंगे। आपको याद है हमने डिमांड के अंदर भी पढ़ा था एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। वैसे ही यही चीज हम लोग आगे प्राइस में सप्लाई के अंदर कवर अप करेंगे। प्लस हम लोग देखेंगे कि हमारा जो मार्केट है उसके अंदर प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। ओके, सो दिस इज फॉर टुमारो। आज की क्लास में इतना ही। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू टुमारो। बाय बाय।